आइए आज के क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। जैसा कि इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हिंदी में इसको रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। कैश फ्लो दो शब्दों के मेल से बना है। इसमें एक शब्द है कैश और दूसरा शब्द है फ्लो। तो कैश का अर्थ आप जानते हैं रोकड़ होता है और फ्लो का अर्थ होता है प्रवाह, यानी रोकड़ का प्रवाह। यानी कैश जो है आ रहा है हमारे बिजनेस में कि जा रहा है। तो कैश फ्लो जो है दो प्रकार का होता है। आइए समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो कैश और फ्लो, कैश का अर्थ होता है रोकड़ और फ्लो का अर्थ होता है प्रवाह। तो कैश फ्लो में दो बातों को समझना है। एक कैश इनफ्लो और दूसरा आपको समझना है कैश आउटफ्लो। अगर हमारे व्यवसाय में, हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में कैश आ रही है तो कैश का इनफ्लो हुआ, और हमारे बिजनेस से बाहर कैश जा रही है वो हमारा आउटफ्लो हुआ। सपोज आप ऐसा मान लीजिए कि आपने किसी फिक्स एसेट्स को आपने परचेज किया। एक एग्जांपल समझ लीजिए, आपने जब फिक्स एसेट्स को परचेज किया तो क्या पैसा आएगा कि जाएगा? आप पहले इसको समझिए। फिक्स एसेट्स को परचेज किए हैं तो कैश जाएगा। तो कैश जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे व्यवसाय से कैश बाहर की ओर जा रही, आउटसाइड जा रही, आउटफ्लो हो गया। लेकिन अगर किसी फिक्स एसेट्स को हमने सेल किया, फिक्स एसेट को हमने सेल किया, तो क्या हुआ? कैश आएगा हमारे बिजनेस में, हमारे व्यवसाय में कैश आएगा, इनफ्लो हुआ, कैश इनफ्लो हुआ। यानी बिजनेस में कैश आया, हमारे यहाँ कैश आया, वो इनफ्लो हुआ, और हमारे यहाँ से कैश गया तो हमारा आउटफ्लो हुआ। तो यही हमको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि हमारे पास कितना कैश है, कितना कैश हमारे पास आ रहा है, कितना कैश हमारे पास से जा रहा है, कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। ये इसी को जानना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। और कितना कैश अभी हमारे पास है, तो इसमें अनेक तरह की एक्टिविटीज होती है। सभी एक्टिविटीज में हम लोग को समझना है। जैसे इसमें कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होती है। पहला ए नंबर होता है, बारी बारी से हम लोग समझ लेंगे। ए नंबर में होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये 3 तरह की एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश हमारा आ रहा है, इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, ये जानना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है इसको जानेंगे, और इसमें कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश आउटफ्लो हो रहा है ये जानेंगे। और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम जानेंगे कैश इनफ्लो हो रहा है या कैश हमारा आउटफ्लो हो रहा है, ये सभी हम जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आइटम्स आते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आइटम्स आते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आइटम आते हैं। मतलब आज हम लोग 1 शॉट वीडियो इसमें बनाएंगे। आज 1 शॉट वीडियो ये बनेगा, जिसमें एक ही वीडियो में आपका कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। एक एक करके समझते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है? तो देखिए 2 तरह की एक्टिविटीज होती है। एक ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज होती है और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है इसको आप समझिए। सपोज मान लीजिए कि आपकी कपड़े सिलाई की दुकान है, कपड़े की सिलाई की दुकान है। आप कपड़े की सिलाई करके आपकी कमाई या आपकी अर्निंग हो रही है। ठीक है, कपड़ा सिलते हैं तो पैसा आपके पास आता है। तो इस कपड़े की सिलाई के दुकान से सिलाई करके जो पैसा आता है या रेडीमेड कपड़ा बेच करके, जो रेडीमेड कपड़ा बना करके सिल के अपने यहाँ बेचते हैं या कोई कस्टमर का सिलते हैं, उससे जो आपका इनकम जनरेट हो रहा है वो तो आपका ऑपरेटिंग इनकम हो गया, क्योंकि आपका काम ही है कपड़े की सिलाई करना, वो ऑपरेटिंग हो गया। लेकिन हो सकता है कोई सिलाई मशीन जो है वो पुरानी हो गई है और उस मशीन को आपने 10,000 रुपए में बाई किया था, परचेज किया था कभी किसी समय, और उसको 5 साल 6 साल यूज करने के बाद उसका अभी डिप्रिशिएट वैल्यू 4,000 रुपए हो गया है। मतलब 4,000 से ज्यादा उसका कीमत नहीं होना चाहिए मार्केट में, पुरानी मशीन हो गई है। और उस 4,000 की मशीन को आपने किसी कस्टमर को 6,000 रुपए में बेच दिया। तो ये जो 2,000 रुपए की प्रॉफिट हुई ना, ये 2,000 रुपए की जो प्रॉफिट हुई, ये प्रॉफिट आपकी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गई। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों? ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए हो गई क्योंकि आपका काम है सिलाई करके पैसा कमाना और आपने क्या किया, मशीनरी को बेच के पैसा कमाया। तो आपका काम मशीनरी बेचना तो नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये इस 10,000 रुपए की मशीनरी की कीमत आज के डेट में 4,000 रुपए हो गई है, परंतु आप इसको बेचना चाह रहे हैं, इसके बदले कोई न्यू मशीन लेना चाह रहे हैं और आपको 3,000 रुपए में मशीन को बेचना पड़ा। तो डिप्रिशिएट वैल्यू, इसका डिप्रिसिएशन वगैरह काट करके इसका वैल्यू 4,000, परंतु आपको बेचना पड़ रहा है 3,000 में। तो यहाँ जो 1,000 रुपए का लॉस है ना, ये लॉस मेरा नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ऑपरेटिंग लॉस नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है और ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो अब हम लोग अगर पढ़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कोई अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम आता है, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग लॉस हो, उसका ट्रीटमेंट भी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करना है। तो देखिए, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो इस प्रॉफिट, ऐसे तो प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं क्योंकि प्रॉफिट से मेरा कैपिटल बढ़ेगा, मेरा कैश बढ़ेगा, प्लस करना चाहिए। लेकिन इस प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। क्यों? हम काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, उसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट ना समझ करके उसको माइनस कर देना है। और कोई नॉन ऑपरेटिंग लॉस है तो उस लॉस को लॉस ना समझ करके उसको प्लस कर देना। उल्टा काम आपको करना है, क्योंकि काम हम ऑपरेटिंग का कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉफिट है नॉन ऑपरेटिंग का तो प्रॉफिट को लेस कर देंगे और कोई लॉस है तो उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि आपके बिजनेस में 1,00,000 रुपए की कमाई हुई। आपका मैनेजर बोला कि इस बार 1,00,000 रुपए की कमाई हुई। आपने पूछा कि भाई इतना कम कमाई कैसे हुआ? तो आपका मैनेजर बोला कि देखिए सर, इस बार बिजली गिरी ना तो 50,000 रुपए की मशीन डैमेज हो गई। इस 50,000 के लॉस की वजह से हम लोग का प्रॉफिट घट गया। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे ना कि नहीं, क्या हर साल बिजली मेरे प्लांट पे गिरेगी? ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब इस साल की प्रॉफिट तो मान के चलो कि 1.5 लाख रुपए का था। हमको सही प्रॉफिट पता करना है। तो ये लॉस को हमने क्या किया है? प्लस कर, क्योंकि लॉस था ही नहीं। ऐसा लॉस कभी कभार होता है। उसी तरह से मान लीजिए आपका मैनेजर बोलता है कि सर, इस साल का प्रॉफिट हम लोग का 3 लाख का हुआ, तो पिछले 2 सालों से नहीं प्रॉफिट हो रहा था, इस साल मैनेजर बोलता है कि 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग सोचेंगे भाई कैसे 3 लाख का प्रॉफिट कैसे हो गया? तो मैनेजर बोला कि सर, एक लॉटरी का टिकट लिए थे तो 1,20,000 की लॉटरी निकल गई थी ना। हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट तो 1,80,000 था और 1,20,000 की लॉटरी निकल गई थी, इसके वजह से हम लोग का प्रॉफिट 3 लाख हो गया। तो हम उसको समझाएंगे कि भैया ये जो 1,20,000 की लॉटरी निकल गई, ये हमारे बिजनेस का इनकम तो नहीं है। तो अभी तुम बोल रहे हो इनकम 3 लाख, तो ये जो 1,20,000 की लॉटरी निकली, ये 1,20,000 रुपया माइनस कर दो। अब मैनेजर बोले ये तो प्रॉफिट है सर, माइनस क्यों कर रहे हैं? देखिए, उल्टा काम हुई, आपको बता रहा हूं।
क्यों माइनस करेंगे? तो उसको समझाना होगा कि ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस की प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा पर्सनल प्रॉफिट है। बिजनेस का प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस से जो कमाते हैं। तो इसलिए इसको प्रॉफिट को प्रॉफिट मत समझो, हटा दो। यानी इस साल का हमारा बिजनेस का प्रॉफिट 1,80,000 है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग उसी प्रॉफिट को या उसी लॉस को शामिल करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो। बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट नहीं है और वो लॉस मेरा लॉस भी नहीं है। तो प्रॉफिट को लेस करेंगे और लॉस को प्लस करेंगे। तो यहाँ उल्टा जैसा लगता है कि प्रॉफिट को लेस करवा रहे हैं और लॉस को प्लस करवा रहे हैं। तो आप समझ गए इस चीज को, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग का खेला है। तो हम लोग बारी बारी से सभी कुछ समझेंगे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सा आइटम आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सा आइटम आएगा और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कौन कौन सा आइटम आएगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देखेंगे और अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम लोग फर्स्ट में देखने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो या यूज्ड दोनों लिखिएगा, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। फ्लो या यूज्ड हमने दो शब्द का प्रयोग क्यों किया? कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है? अगर इन हो रहा है तो इनफ्लो हुआ और आउट हो रहा है तो उसको यूज्ड हम कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो क्या हो रहा है? तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट ले लेना है, एनपी या पीएल अकाउंट जो भी आप लिखते हैं इसको ले लेना है। ठीक है, अब इसको कैसे लेना है? अब आपका यहाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपका पीएल अकाउंट यहाँ 2 साल का दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ 2021 का दिया हुआ है और यहाँ 2022 का दिया है अमाउंट। तो 2021 में आपका 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, 2022 में आपका 25,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करना है? कैश फ्लो में 2 कॉलम इस तरह होता है अमाउंट का, अभी आपको रफली समझा रहा हूं। तो 20,000 का प्रॉफिट था 2021 में और इस साल कितना हो गया? 25,000 का हो गया। तो 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ ना, यानी कि 25,000 क्लोजिंग में से ओपनिंग प्रॉफिट आपको माइनस कर लेना है। ये जो 5,000 बचा ना, ये प्रॉफिट आप यहां भी दिखा सकते हैं और यहां भी दिखा सकते हैं। 5,000 का प्रॉफिट हुआ। आप उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ 25,000 का प्रॉफिट था 2021 में और 2022 में प्रॉफिट घट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 21 की तुलना में 2022 में आपको लॉस हुआ 5,000 का, तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस को यहाँ ब्रैकेट बना देना, बस यही कहानी है। इसके बाद आपके बिजनेस में फिक्स एसेट्स पर जो भी डिप्रिसिएशन होते हैं तो डिप्रिसिएशन को भी आपको यहाँ दिखा देना है। ठीक है, और अगर 2 डिप्रिसिएशन दिया हुआ, सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर डिप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ 8,000 दिया हुआ था और यहाँ आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट में 10,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो आप क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो 2,000 आपका बचेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको दिखा दीजिएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसके बाद क्वेश्चन में आपका गुडविल लिखा रहता है, थोड़ा सा इसको अच्छा से समझना है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। गुडविल लिखा रहता है। आप सपोज मान लीजिए गुडविल आपका एसेट्स का आइटम है, आप मान लीजिए कि 10,000 का गुडविल था और आपका गुडविल हो गया 9,000 रुपया। तो गुडविल में कमी आया, तो एसेट्स में कोई कमी आता है तो वो प्लस में जाता है। अब जैसे देखिए रिजर्व फंड लाइबिलिटी साइड आपको मिलेगा। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। रिजर्व फंड ये लाइबिलिटी साइड रहता है, ये लाइबिलिटी साइड रहता है और गुडविल एसेट साइड रहता है। तो अब रिजर्व फंड मान लीजिए यहाँ 10,000 था और हो गया 12,000। तो देखिए रिजर्व फंड लाइबिलिटीज बढ़ती है ना, तो समझिए कैश फ्लो होता है, इनफ्लो कैश आता है। जैसे आप मान के चलिए आपके बिजनेस में लोन 1,00,000 रुपए का था और 2022 में लोन 1,20,000 रुपए का आ गया। तो लोन बढ़ा क्यों? आप जरूर लोन लिए होंगे, तो लोन लिए होंगे तो 20,000 रुपए का और एक्स्ट्रा लोन लिए होंगे तो कैश आया होगा ना। तो देखिए लाइबिलिटीज बढ़ रही मतलब पैसा आया होगा। हमको कैश का हिसाब यहाँ करना है। लाइबिलिटीज बढ़ रही मतलब आपके बिजनेस में कैश आया होगा, तो यहाँ कैश आया होगा तो 20,000 रुपए प्लस हो गया। और अगर इनकेस मान लिया आपका लोन 1,00,000 था और 80,000 हो गया, तो लोन कम कब होगा? जरूर हम लोन का पेमेंट किए होंगे, तो पेमेंट किए होंगे तो ये 20,000 रुपया हमारे बिजनेस से बाहर गया होगा, तो ये हमारा माइनस हो गया।
तो यही बात को समझना है। देखिए गुडविल आपका यहाँ क्या हो रहा है, रिटेन ऑफ हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहां पर आपको लिखना है गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ। अच्छा, गुडविल के बारे में एक और बात समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए सपोज गुडविल आपका यहाँ 10,000 था, हो गया 9,000, अगर गुडविल बढ़ जाता 15,000 हो जाता, तो गुडविल का बढ़ना, तो गुडविल को एक हम एसेट समझते, यहां पर तो एक्टिविटीज में लिए हैं ना, कितना लिए हैं, जैसे गुडविल 10,000 था 9,000 हो गया, तो 1,000 की गुडविल रिटेन ऑफ करके यहां पर हम एड में डाल रहे हैं। और अगर मान लीजिए गुडविल बढ़ जाता है इनकेस, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आइटम नहीं, फिर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में चला जाता है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग फिक्स एसेट्स को दिखाते हैं, फिक्स एसेट्स हमारे बिजनेस में आया है या हमने फिक्स एसेट्स को खरीदा है या बेचा है, वो चीज हम लोग सोचने लगते हैं वहां। तो गुडविल का बढ़ना, अब हम लोग सोचते हैं कि गुडविल खरीदे हैं तो ये 10,000 रुपया गया होगा, गुडविल बाई किए हैं, 10,000 का गुडविल 15,000 कैसे हुआ, तो 5,000 का गुडविल बढ़ा यानी बाई किए होंगे, हो सकता है, तो ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। और कोई चीज बाई करते हैं तो पैसा जाता है, तो ये माइनस में चला जाएगा। यानी गुडविल अगर बढ़ रहा है तो इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस में डालिएगा, और गुडविल अगर घट रहा है तो गुडविल रिटेन ऑफ करके दिखाएगा। गुडविल के बारे में ही ऐसा प्रॉब्लम होगा आपको। इसके अलावा रिजर्व फंड, देखिए रिजर्व फंड आपका बढ़ रहा है, तो यहां पर लिखिएगा ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। अब कितना ट्रांसफर हुआ, तो 10,000 का रिजर्व फंड था, 12,000 हो गया, तो इसका मतलब हम लोग रिजर्व फंड अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए। होता क्या है कि हमारे बिजनेस में जो भी पीएल अकाउंट होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ रिजर्व फंड हम लोग बना के रखते हैं, कभी किसी भी तरह का प्रॉब्लम बिजनेस में ना आए, और अगर आए तो हम इससे मैनेज कर लें। तो पीएल से पैसा निकाल के रिजर्व फंड में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ही है ये, आज नहीं तो कल काम आएगा। तो अब 2021 में रिजर्व फंड आपका 10,000 था, 2022 में आपका 12,000 हुआ, तो इसका मतलब आप रिजर्व फंड में पैसा डाले हैं, तो पैसा आप ही के कंपनी में है, तो ये प्लस में आ गया। और अगर इनकेस उल्टा दे दे कि आपका 12,000 रुपए का रिजर्व फंड था और अभी हो गया 10,000 रुपए का रिजर्व फंड, तो देखिए रिजर्व फंड में पैसा घटने का मतलब आपने रिजर्व फंड को यूज कर लिया, तो यूज कर लिया तो पैसा तो आपके पास चला गया होगा ना, तो कैश आउटफ्लो हो गया। तो ये 2,000 जो प्लस में आप डाले थे, इसमें ब्रैकेट बना दीजिएगा, यूज ऑफ रिजर्व फंड, ठीक, इस तरह करिएगा। तो एक बात और गौर कीजिएगा कि जो लायबिलिटी साइड का आइटम है, वो आइटम अगर बढ़ रहा है तो प्लस कर रहे हैं हम लोग, देखिए प्लस आइटम है। और एसेट साइड का आइटम में देखिए गुडविल एसेट साइड रहता है, ये माइनस हो रहा है, मतलब 10,000 था 9,000 हुआ तो प्लस में जा रहा है। अगर ये बढ़ जाता तो इसको हम माइनस में भेजते हैं, लेकिन एक्टिविटीज चेंज हो जाता है, ये इन्वेस्टिंग में हो जाता है। सिर्फ गुडविल का एक्टिविटीज चेंज होता है, बाकी सबका यहाँ पर चेंज नहीं होता है। एक आइटम और आपको मिलेगा, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम से एक आइटम आपको मिलेगा, ये एसेट साइड आता है। देखिए एसेट से यहां लिख दे रहे हैं, मान लीजिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका यहां 10,000 था और ये घट के 7,000 हो गया, तो जैसे गुडविल का वैल्यू 10,000 था 9,000 हो गया तो रिटेन ऑफ हुआ, उसी तरह प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का वैल्यू भी यहां लिख दीजिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तो प्लस में दिखाएंगे आप, क्योंकि अभी आपने बताया कि एसेट साइड का कोई भी आइटम जब कम होता है तो उसको एड में डालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर बढ़ेगा तो इसको लेस कर देंगे, क्योंकि देखिए जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ था सेम टू सेम यही होगा। हाँ, गुडविल में था कि एक्टिविटी चेंज हो रहा था, ऑपरेटिंग से इन्वेस्टिंग में चला गया था, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में ये ऑपरेटिंग का ही आइटम है, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर इशू किया, तो शेयर में डिस्काउंट आपने दिया, तो डिस्काउंट ऑन शेयर, ये सभी एसेट साइड ही लिखे जाते हैं, इसको जो है डिस्काउंट ऑन शेयर, इस तरह का। अब ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्सिशियस एसेट्स के अंदर ही सब आते हैं, तो एसेट साइड रहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 8,000 है और ये घट के 6,000 हो गया, तो यहाँ डिस्काउंट रिटेन ऑफ करके यहाँ दिखा देंगे ना, तो इस तरीके से ये आता है। इसके अलावा एक दो आइटम और आप याद रखिए, जैसे मान लीजिए
यहाँ 2021-22 तो आप समझ ही रहे हैं, ये 2021 का टेबल है और ये 2022 का है। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लांट मशीनरी था, यहाँ 10,000 रुपए का प्लांट था और यहाँ अभी आपका क्लोजिंग में 30,000 रुपए का प्लांट हो गया है। नहीं, यहाँ 1 लाख का करते हैं, 1 लाख का प्लांट और हो गया 30,000 का। तो प्लांट का वैल्यू कम होना समझिए कि सेल किए होंगे तभी कम हुआ होगा, ऐसा सोचिए। या दो ही कारण से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम होता है, या तो कोई प्लांट या मशीनरी को हम सेल कर दिए हों तब उसका वैल्यू कम होगा, या फिर डेप्रिसिएशन हुआ हो तब उसका वैल्यू कम होता है। इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर प्लांट का वैल्यू कम हुआ मतलब हम सेल किए होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में दे देता है कि प्लांट कॉस्ट ₹7,000 सेल ₹20,000 और यहीं पर डिप्रिसिएशन भी दे देगा 2,000। कहता है कि 7,000 के कॉस्ट का प्लांट था, उसमें ज्यादा से ज्यादा डिप्रिसिएशन होगा तो कितना होगा, 2,000 होगा। तो प्लांट का वैल्यू कितना हुआ, 5,000 हुआ। इस 5,000 के प्लांट को बेच दिया 20,000 में। तो आपको नहीं लग रहा है कि 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो आपका बिजनेस प्लांट बेचने का तो नहीं है, तो ये जो आपका प्रॉफिट हुआ ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। तो ये 15,000 का प्रॉफिट है तो, लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो इसको हम लोग लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्लांट क्या है, फिक्स एसेट्स है, तो शॉर्ट में फिक्स एसेट्स कर देते हैं। और ऐसा भी हो सकता था कि आपको बोलता कि 7,000 रुपए के कॉस्ट का प्लांट था, उसमें डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए था और उसको बेच दिया 1,000 रुपए में। तो आप क्या सोचते कि 7,000 के वैल्यू का प्लांट था, 1,000 का डेप्रिसिएशन था, 2,000 का डेप्रिसिएशन था, तो प्लांट का कॉस्ट तो 5,000 बचा। अब 5,000 के कॉस्ट के प्लांट को हमने बेच दिया 1,000 में, तो यहां पर क्या हुआ कि लॉस हो गया हमारा 4,000 रुपए का। तो लॉस हुआ तो यहां पर ऐड हो जाएगा। आपको बताया था कि नॉन ऑपरेटिंग लॉस को भी लॉस हम लोग नहीं समझते, तो ऐड यहां पर लिखेंगे लॉस ऑफ या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, तो अगर लॉस होगा तो यहाँ पर दिखा देंगे, प्रॉफिट होगा तो यहाँ दिखा देंगे, तो यहाँ माइनस में ब्रैकेट बना देंगे, और लॉस होगा तो प्लस में दिखा देंगे। तो ये भी आइटम आता है। इसके अलावा आपको ज्यादा नहीं समझना है, एक आइटम और समझना है। कभी कभी क्वेश्चन में यहां पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहता है और कभी कभी आपको यहां पर प्रपोज डिविडेंड दिया रहता है। तो इसको समझ लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ ये लेफ्टी साइड ये दोनों दिया रहेगा। तो अब मान लीजिए कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपका यहाँ 10,000 था और यहाँ हो गया 13,000, और प्रपोज डिविडेंड आपका इस साल 20,000 था और हो गया 24,000। अब इसको समझिए, देखिए ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा, हम लोग क्लोजिंग को प्लस करते हैं और ओपनिंग को माइनस करते हैं। इसमें भी क्लोजिंग को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और ओपनिंग को माइनस करेंगे। मतलब हम लोग देखते हैं कि इस साल हम लोग टैक्स दिए थे, 2021 में दिए थे 10,000 और 2022 में हम टैक्स दे रहे हैं कितना, 13,000 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस को ही यहाँ दिखाना है। तो डिफरेंस कैसे दिखाना है, हो सकता है कि माइनस में आ जाए, हो सकता है प्लस में आ जाए। तो आपको ये दिक्कत ना हो इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि क्लोजिंग को प्लस कीजिए और ओपनिंग को माइनस कीजिए। अब जैसे क्लोजिंग आपका 13,000 है और ओपनिंग आपका 10,000 है, तो आराम से 3,000 रुपया प्लस साइड में चला गया है यहाँ पर। लेकिन अगर उल्टा होता, सपोज मान लीजिए कि आपका क्लोजिंग में 10,000 है और ओपनिंग में आपका 13,000 है, तो ओपनिंग जब माइनस करते थे ये अपने आप यहाँ पर माइनस में चला जाता, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो आप यही चीज समझिए कि क्लोजिंग को प्लस करेंगे और ओपनिंग को माइनस करेंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में दोनों काम ऑपरेटिंग में ही होता है, क्लोजिंग प्लस भी होगा, क्लोजिंग प्लस भी होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और ओपनिंग माइनस भी होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इसको याद रखिएगा। लेकिन प्रपोज डिविडेंड में उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है, मतलब ये जैसे देखिए क्लोजिंग प्लस करने आप बोले तो क्लोजिंग प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, लेकिन ओपनिंग माइनस होगा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब आप कहिएगा ऐसा क्या है,
या आप कहिए ऐसा का है, वो क्लोजिंग प्लस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और ओपनिंग माइनस होगा, मगर फाइनेंसिंग में का है। तो देखिए आपको तो बताया नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता क्या क्या है। तो देखिए शेयर कैपिटल आता है, लोन आता है, फाइनेंस जितना भी होता है, कहीं से कर्ज लिए हैं, बैंक लोन लिए हैं तो बैंक लोन आता है, ठीक है, कोई डिवेंचर इशू किए हैं तो डिवेंचर आता है, ठीक है। तो अब शेयर पर डिविडेंड देते हैं ना, तो शेयर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में है, तो शेयर का डिविडेंड भी तो फाइनेंसिंग में होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ना हम, चूंकि मेरा 20,000 रुपए का डिविडेंड था और इस साल मेरा डिविडेंड हो गया 24,000 रुपए का, तो इस बार हम लोग 4,000 रुपए का डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं, तो यानी लायबिलिटीज आपका बढ़ रहा है। लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो लायबिलिटीज बढ़ने को प्लस में तो दिखाते ही हैं। तो ये जो 4,000 रुपया, अब दोनों का डिफरेंस 4,000 रुपया दिखा दीजिए आप ऑपरेटिंग में, ठीक है। कभी कभी लिखा रहता है केवल डिविडेंड पेड, तो उसको भी आप ऑपरेटिंग में दिखा दीजिए, उसको फाइनेंसिंग में दिखा दीजिए। लेकिन ज्यादा बेटर तरीका ये क्लोजिंग को प्लस कीजिए आप कहा ऑपरेटिंग में, और ओपनिंग को माइनस कीजिए आप कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। तो यहां पर जैसे आपको लिखना है प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां क्लोजिंग अंदर में दिखा दीजिए, और यहां लेस करना तो लेस, वही प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग, इसको लेस करके और बाहर ले जाइए। और नहीं तो आप ऑपरेटिंग का लास्ट में ये टैक्स को माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही आपको करने बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। कभी कभी एग्जाम में केवल आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही देता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं देता है, परंतु आप एक ही क्वेश्चन में तीनों समझ लीजिए। इसके बाद एक चीज और आपको समझना है, और वो चीज क्या है बताते हैं। फिर से एक प्रोफार्मा बना लेते हैं आपका समझाने के लिए। ये आपका 2021 और ये आपका 2022। अब मान लीजिए कुछ करंट एसेट्स और कुछ करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि स्टॉक आता है, डेटर आता है, बीआर बिल्स रिसीवेबल आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, एक्रूड इनकम आता है। एक्रूड समझते हैं, अगर कोई इनकम हमको मिलना है और अभी तक हमने नहीं लिया तो एक्रूड इनकम भी हमारा करंट एसेट्स ही है, ठीक है। ये सभी हमारा करंट एसेट्स है। प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बीआर हो गया। अब आप कहेंगे कि करंट एसेट्स में तो सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको कुछ लोग बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एम सिक्योरिटीज लिख देता हूं। तो ये सभी तो करंट एसेट्स हैं, तो हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको करंट एसेट्स में नहीं लेते, इसलिए स्पेशल एक जगह बनाया हुआ है, उसको कहते हैं कैश एंड कैश एक्टिविटीज। उसको अभी आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। इसलिए हम लोग यहाँ इस चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट में, केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश को, बैंक को और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट्स की श्रेणी में नहीं मानेंगे। मतलब यहाँ पर देखिए कैश भी है, करंट एसेट्स है, बैंक बैलेंस ये भी करंट एसेट्स है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये सभी करंट एसेट्स है। लेकिन इस चैप्टर में इन तीनों के लिए स्पेशल जगह बना हुआ, इसलिए इसको करंट एसेट्स आप नहीं मानिएगा। उसी तरह से आपका करंट लायबिलिटीज की बात बताते हैं। अब करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज है, बीपी बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी भी खर्चे का आउटस्टैंडिंग है, या इनकम का एडवांस है, एडवांस इनकम, ये सभी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। अब बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटीज है, लेकिन इस चैप्टर में इसके लिए स्पेशल जगह बनाया हो, तो ये करंट लायबिलिटीज में इसको हम लोग नहीं शामिल करेंगे। यानी कि करंट एसेट्स में कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म को नहीं शामिल करेंगे, और करंट लायबिलिटीज में बैंक ओडी को नहीं, क्योंकि इन चारों के लिए स्पेशल जगह है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी हम इसको बताएंगे। अब आइए देखते हैं, तो इसमें रूल क्या है कि अभी आपको बताया ना कि अगर कोई एसेट्स बढ़ता है, अभी देखिए गुडविल के बारे में देखें,
अगर कोई एसेट्स बढ़ता है तो इसका मतलब हम एसेट्स को खरीदे हैं, और खरीदे तो पैसा गया होगा, तो पैसा गया होगा तो पक्का है कि वो क्या होगा, लेस होगा। और अगर कोई लायबिलिटीज बढ़ता है, लायबिलिटीज बढ़ता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हमने बताया कि मान लीजिए आपका लोन बिजनेस में 1 लाख था और आज आपका लोन 1,20,000 है, तो 20,000 लोन बढ़ा मतलब पैसा आपके पास आया होगा, तभी तो लोन बढ़ा है, आप लिए होंगे कहीं से। तो लायबिलिटीज बढ़ता है तो कैश बढ़ता है, यानी कि ए प्लस होता है। एसेट्स बढ़ता है तो कैश घटता है, क्योंकि एसेट्स खरीदते होंगे तो पैसा गया होगा, और लायबिलिटीज बढ़ता है इसका मतलब और लोन लिए होंगे, तो ये सोच लेना है कि आपका कैश बढ़ता है। तो यहां पर क्या होता है, एक रूल आप बना लिए अपने दिमाग से कि करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज करता है, देखिए उल्टा रूल है, थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। अगर इंक्रीज करता है तो माइनस करना है, और अगर ये डिक्रीज करता है तो प्लस करना है। और करेंट लायबिलिटीज में सीधा रिलेशन है, अगर ये इंक्रीज करता है तो प्लस और डिक्रीज करता है तो माइनस। यानी कि करेंट एसेट्स इंक्रीज करता है तो माइनस और डिक्रीज करता है तो प्लस, और करेंट लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो इंक्रीज यानी प्लस, और डिक्रीज करता है तो माइनस। सीधा है, इंक्रीज किया तो इंक्रीज, डिक्रीज किया तो डिक्रीज। यहाँ इंक्रीज करता है तो माइनस और डिक्रीज करता है तो प्लस। ये चीज आपको याद रहेगा तो बस अब ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बड़ा है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जरा सा, सपोज मान लीजिए 1-2 आइटम को बढ़ा देते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका स्टॉक 10,000 था और स्टॉक आपका हो गया 12,000। आपका डेटर 18,000 था और डेटर हो गया 15,000। 2 आइटम इसका ले लेते हैं, 2 लायबिलिटीज का ले लेते हैं। क्रेडिटर आपका 20,000 था और हो गया 22,000, और क्रेडिटर आपका बीपी आपका 15,000 था और हो गया 11,000। चलिए इसी में हम लोग देखते हैं। अब देखिए आप, स्टॉक क्या है, करेंट एसेट्स है, तो करेंट एसेट्स हमारा 10,000 था और आज करेंट एसेट्स कितना हो गया, 12,000। तो करेंट एसेट्स हमारा 2,000 रुपया बढ़ गया। तो बढ़ गया तो देखिए आपको क्या बताया गया कि करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो उसको आपको माइनस में डालना है, और डिक्रीज करता है तो उसको आपको कहां डालना है, आपको प्लस में डालना है। तो यहाँ पर करंट एसेट्स आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी आपको यहाँ लेस लिखना, लेस इंक्रीज कर रहा है तो आपको लिखना है इंक्रीज इन, क्या चीज है ये, स्टॉक है, इंक्रीज इन स्टॉक कितना, तो यहाँ 2,000 रुपया आपका इंक्रीज कर रहा है, तो 2,000 रुपया आपको यहाँ लिख के और यहाँ माइनस का साइन देना है। अब डेटर का देखिए, डेटर आपका 18,000 था हो गया 15,000। तो डेटर कहाँ आता है, करेंट एसेट्स में आता है। तो 18,000 का चीज आपका 15,000 हो रहा है, तो यानी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 18 का चीज 15 हो जा रहा है, तो 3,000 रुपया डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज को क्या बताया था हमने, एड, तो यहाँ हो जाएगा डिक्रीज इन, कौन सा आइटम है, तो करंट एसेट्स है, लेकिन कौन सा आइटम है करंट एसेट्स में, डेटर है। तो कितना हो रहा है, 3,000। तो देखिए प्लस में चला गया। अब आइए क्रेडिटर को देखिए, क्रेडिटर क्या है, तो क्रेडिटर आपका करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज में ये 20,000 था और हो गया आपका 22,000। तो करंट लायबिलिटीज आपका 2,000 बढ़ गया है। तो यहाँ पर देखिए आप, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करना है, प्लस करना, तो हमारी करंट लायबिलिटीज यहाँ बढ़ रही है, तो हम यहाँ एड में डालेंगे, एड, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज का नाम क्या है यहाँ, तो क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर मेरा 2,000 रुपए से बढ़ रहा है, प्लस कर दिए। अब जरा सा बीपी के बारे में देखिए, बीपी भी आपका करंट लायबिलिटीज है, परंतु 15,000 था और हो गया आपका 11,000, तो घट रहा है। तो करंट लायबिलिटीज माइनस होता है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, कितना, तो 15 और 11 में 4,000 का डिफरेंस है, तो यहाँ 4,000 लिखा दिए, ठीक है। अब अगर ये प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग वाला जो आपको यहाँ माइनस करना था, यहाँ नहीं माइनस किए हैं, तो सबको प्लस करके लास्ट में माइनस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर कर चुके हैं तब अच्छी बात है। अब इतना ही आइटम आता है। अब यहां से इसको जब आप बाहर ले जाएंगे ना यहाँ, तो जैसे देखिए प्लस आइटम को पहले आप जोड़ लीजिए। सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, यहाँ 12,000 था और ओपनिंग में आपका 10,000 था, ठीक है, तो 2,000 रुपया बाहर गया। और प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड अगर होता जो हमने मिटा दिया तो उसका क्लोजिंग को केवल यहाँ प्लस में दिखाते, ओपनिंग तो चला जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो जो भी है यहाँ पर भी कुछ आइटम मान लीजिए कि 1,000 माइनस में है, 3,000 प्लस में, कुछ इस तरह से आप देख लीजिए। तो अब क्या करना है, सारे प्लस को एक जगह कर लीजिए,
5,000, एक 6,000, 2 8, 3 11,000, 11 3 14,000, 2 16,000, 16 3 19 और 2 21, 21,000 आपका प्लस आइटम आ रहा है। और माइनस में आप देख लीजिए 1,000 यहाँ माइनस में है और 2,000 यहाँ माइनस में है, तो कितना हो गया 3,000 और 4 7,000, 7,000 आपका माइनस में है। तो बाहर आपका आउटर कॉलम में 14,000 निकला, ये 14,000 आपका निकला। अच्छा, ये अगर माइनस वाला बड़ा हो जाए तो माइनस बाहर जाएगा, तो माइनस बाहर जाएगा तो नेट कैश यूज्ड लिखेंगे और यहां हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पढ़ रहे थे, कैश फ्लो या यूज दोनों लिखे हुए हैं। तो अगर प्लस में आया तो ये फ्लो हो गया और अगर माइनस में आता तो हम यहाँ पर नेट कैश यूज लिखते। तो ये देखिए मेरा आ गया। तो ये आंसर हमारा ऑपरेटिंग का आंसर यही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में अभी तुरंत समझ लेंगे। इसी में यहाँ पर जैसे हम लोग ये कॉलम है, ऊपर में कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख देना हेडिंग में, ये कॉलम है, इसमें ए नंबर ऑपरेटिंग हो गया। अब यहीं पर लिखना है बी नंबर और यहाँ लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहां लिख के अंडरलाइन करना है। अब इसके अंदर जितना भी चीज आएगा इसको दिखाना है। आइए आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। जितना भी फिक्स एसेट्स है वो इन्वेस्टिंग होता है। सपोज मान लीजिए आपके क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, यही तो लेते हैं। अब मान लीजिए प्लांट का वैल्यू आपका 1 लाख था और इसका वैल्यू हो गया आपका 60,000 और लैंड बिल्डिंग का वैल्यू आपका 2 लाख था और इसका वैल्यू हो गया 3 लाख। तो अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ और भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो आपको यही सोचना है कि प्लांट का वैल्यू 1 लाख से घट करके 60,000 हो गया है। आपको बताया भी था कि कोई प्लांट का वैल्यू घटता है, इसका मतलब फिक्स एसेट्स को आपने सेल किया है, या तो डिप्रिसिएशन हुआ होगा या तो सेल हुआ होगा। तो डिप्रिसिएशन भी हुआ, अगर आप इसको डिप्रिसिएशन भी मानते हैं तो 40,000 प्लस आइटम ही हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट में नहीं दिया तो आप इसको डिप्रिसिएशन मत मानिए। आप इसको ये सोचिए कि 1 लाख का प्लांट था, 60,000 हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो गैपिंग है 40,000, ये 40,000 का आपने प्लांट सेल कर दिया। जब आपने प्लांट को सेल कर दिया तो पक्का है कि पैसा आया होगा, पैसा आया होगा तो प्लस होगा। तो यहां पर एड में लिखिएगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना प्लांट मशीनरी आपने सेल किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना 40,000, वही आपने सेल किया है, प्लस हो गया। अब यहां देखिए लैंड बिल्डिंग भी फिक्स एसेट्स है, 2 लाख था और हो गया कितना 3 लाख। तो इसके बीच में कितना का गैपिंग है, कितना का डिफरेंस है, 1 लाख का है डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपने 2 लाख का लैंड बिल्डिंग था और 3 लाख हो गया, तो 1 लाख का लैंड बिल्डिंग आपने और परचेज किया, तभी तो बढ़ा, परचेज किया है आपने। तो परचेज किया तो फ्री में तो कोई देगा नहीं, जरूर आपने इसके लिए पैसा खर्चा किया हो, नहीं किया है तो करना पड़ेगा। तो यहां लेस में दिखा दीजिए, लेस परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 1 लाख का। तो अब परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, इसको लेस दिखा दीजिए। अब यहां से थोड़ा सा ये लाइनिंग खींचिए और देखिएगा आपका प्लस आइटम 40,000 है और माइनस आइटम आपका 1 लाख है। तो आपका 60,000 रुपया माइनस आइटम बढ़ रहा है, इसको माइनस में ही बाहर जाएगा ना। तो इसके सामने लिखिएगा नेट कैश यूज्ड। आपको यहां पता है कैश फ्लो लिखे ना, यहाँ यूज भी लिख लीजिएगा। अभी तुमको पता नहीं था फ्लो होगा कि यूज होगा, लेकिन यहाँ माइनस में आया तो लिखेंगे नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर आ गया। तो आप क्या समझ गए, ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है ये समझ गए, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है ये भी आप समझ गए। अब हम लोग का बच रहा है फाइनेंसिंग। तो यहीं पर आपको लिखना है सी नंबर और यहां लिखना है कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यहां अंडरलाइन कर दीजिएगा। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका शेयर कैपिटल दिया हुआ है, आपका यहां लोन दिया हुआ है, ठीक है,
और यहाँ आपका 12% का डिवेंचर दिया हुआ है, इसको समझिए अच्छा से दिया हुआ है। अब मान लीजिए शेयर कैपिटल आपका 1 लाख था और ये हो गया 1,20,000। लोन आपका 80,000 था, लोन आपका घट करके हो गया 10,000 और डिवेंचर आपका 15,000 का था और डिवेंचर आपका घट के हो गया 5,000। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है, क्योंकि ये देख के नहीं लगा शेयर कैपिटल, हमारे बिजनेस को फाइनेंस चाहिए तो शेयर इशू कर दिए या डिवेंचर इशू कर दिए या लोन ले लिए, लोन का पेमेंट कर देते, फिनांस से संबंधित है इसलिए इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहते हैं। तो इसको थोड़ा हटाते हैं या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना में हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर शेयर कैपिटल आपका 1 लाख है और हो गया 1,20,000, तो पक्का है कि आपने शेयर इशू किया होगा। और ऐसे भी आपको बताया था कि लायबिलिटीज बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है आपके पास, तो शेयर इशू किए होंगे। तो यहां पर आपका ये एड में जाएगा, एड इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। अब आप क्या कीजिए, यहां 20,000 रुपया आपका इशू ऑफ शेयर प्लस हो गया। अब यहां देखिए लोन आपका 80,000 था और हो गया 10,000, इसका डिफरेंस कितना हुआ 70,000। लायबिलिटीज घट रहा है यानी कि पैसा जा रहा है आपके पास, तो 80,000 का लायबिलिटीज 10,000 कैसे हो गया, इसका मतलब आपने 70,000 रुपए का पेमेंट किया है। तो यहां पर लेस में लिखिएगा पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन। अब कितना 70,000 रुपये आपका माइनस में आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए डिवेंचर, डिवेंचर आपका 15,000 था और हो गया कितना 5,000। डिवेंचर आपका 15,000 था और हो गया कितना 5,000। तो इसका मतलब डिवेंचर का भी आप रिडम्पशन किए होंगे। देखिए रिडम्पशन जब हम लोग डिवेंचर पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि आप पब्लिक को डिवेंचर इशू किए थे 15,000 का और आज डिवेंचर आपके पास है 5,000, इसका मतलब 10,000 का पेमेंट पब्लिक को आप कर चुके हैं, पैसा गया है। तो यहां पर भी लिखिएगा आप लेस रिडम्पशन, शॉर्ट में पूरे लिख देते हैं, रिडम्पशन ऑफ 12% वाला डिवेंचर्स। अब कितना पेमेंट गया है, तो 15,000 का डिवेंचर 5,000 हो गया, यानी 10,000 का पेमेंट आपकी ओर से गया है। अब इसको थोड़ा सा लंबा खींच लेते हैं। अब देखिए इसको बाहर ले जाइए आप, तो निगेटिव में आपका माइनस में 70 10 80 हो रहा है, 80 में से 20 गया 60, तो 60,000 माइनस मार्किंग आपका जा रहा है, माइनस कर दीजिए आप। अब माइनस करने के बाद अब यहां लिखिएगा नेट कैश, यहां फ्लो होगा कि यूज्ड होगा आप बताइए। यहां पर माइनस में आ रहा तो नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आपका इसका आंसर हो गया फाइनेंसिंग का। अब एक बात हमने बताया था, ये कैश बैंक और शॉर्ट टर्म, तो मान लीजिए कि यहां पर कैश इन हैंड आपका ओपनिंग में दे दिया है 10,000, बैंक बैलेंस ओपनिंग में दे दिया 20,000 और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपका ओपनिंग में दे दिया 5,000। अब कैश का क्लोजिंग में मान लिया 8,000 दे दिया है और बैंक का क्लोजिंग में 22,000 दे दिया है और शॉर्ट टर्म का क्लोजिंग में 1,000 दे दिया है, ठीक है। ये तो एसेट्स का चीज है। और लायबिलिटीज में एक बताया था ना बैंक ओडी, जिसको मैंने बताया था कि ये करेंट लायबिलिटीज है परंतु इस चैप्टर में इसको लायबिलिटीज नहीं मानना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 2,000 था और यहाँ हो गया 3,000, ठीक। तो इसका बताया ना, इसके अलग जगह होता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, लिखना है एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन आता है आपका, देखिए ये ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक और ओपनिंग शॉर्ट टर्म, ये तीनों को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। तो यहां पर कितना होगा देखिए, कैश का ओपनिंग में 10,000 है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 आइटम आता है, कैश बैंक शॉर्ट टर्म और एक बैंक ओडी लेस आइटम है। तो यहाँ कैश का ओपनिंग आपका 10,000 है प्लस बैंक का ओपनिंग आपका 20,000 है प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग आपका 5,000 है और इसमें माइनस कर दीजिए बैंक ओडी का ओपनिंग 2,000 है।
तो 10, 20, 30, 5, 35, 35 में 2 माइनस करिए 33 आया। तो ये आपका यहां पर जो भी आएगा ये प्लस हो जाएगा 33,000। अब यहां तो अभी हम लोग हिसाब किए नहीं, तो यहां तो माइनस नहीं आ रहा है, तो 60, 1,20,000 यहां रफ कर देते हैं। 1,20,000 में 14,000 पॉजिटिव था, तो 1,06,000 आया। तो यहाँ 1,06,000 माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये नेट डिक्रीज इन कैश है हमारा यहाँ पर, मतलब इसको हमने हिसाब किया दिया है। और यहाँ एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश का, बैंक का और शॉर्ट टर्म का ओपनिंग जोड़ के और बैंक ओडी का ओपनिंग माइनस करके यहाँ ले जाएंगे। अब इसको प्लस करेंगे, तो अब देखिए एक माइनस आइटम है 1,06,000, ये माइनस आइटम है और प्लस आइटम में आपका 33,000 है। तो 0, 0, 0, 6 में से 3 गया 3 और 10 में से 3 गया 7, 73,000। अभी भी आपका 73,000 माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कोई क्वेश्चन था नहीं, आपको समझाने के लिए बनाए थे। अब क्या होता है, यहां पर इसके सामने लिखाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर, एंड। अब यहां पर क्या होता है, जो एंड वाला है ना, जैसे 8,000 है और बैंक का देख लीजिए, बैंक आपका 22,000 और इन्वेस्टमेंट 1,000, यहाँ पर 22,000 और यहाँ पर 1,000 प्लस, और बैंक ओडी का भी जो क्लोजिंग है 3,000 वो माइनस, ठीक है। तो ये काल्पनिक क्वेश्चन था, नहीं तो ये इसको सोल्व करने के बाद ये इसके बराबर आंसर आ जाता, ठीक है। मतलब ये आंसर, क्योंकि हम लोग कहीं कोई क्वेश्चन तो है नहीं, समझाने के लिए एक इमेजिंग फिगर लिए थे, तो ये जो है ना ये आंसर आ जाता है। यानी इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं भी किए ना आप, तो केवल कैश का, बैंक का और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, ये तीनों का क्लोजिंग को जोड़ के और बैंक ओडी का क्लोजिंग घटा दीजिए। यानी कि क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, क्लोजिंग शॉर्ट टर्म में क्लोजिंग बैंक ओडी घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वही लास्ट वाला आंसर होता है, ठीक है। तो यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है, जो तरीका भी आप सीखे। तो यहाँ पर देखिए आपका शेयर कैपिटल, ये आपका लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। तो यहाँ पर देखिए प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट्स है। इसके बाद कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म, ये तीनों का तो स्पेशल जगह है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये स्टॉक और डेटर जो है आपका करंट एसेट्स है। गुडविल और ये तो फिक्सिशियस एसेट्स है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और गुडविल आपका एसेट साइड में है। अब यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटीज है, बीपी और क्रेडिटर, और यहाँ प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है, पीएल भी दिया हुआ है। और ये जो आइटम है आपका, ये 2 आइटम और ये डिवेंचर आपका, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऊपर में हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, ये 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो डायरेक्ट मेथड तब बनता है जब परचेज और सेल दिया रहता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से बनता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब आइए हम लोग इसको बनाते हैं, जो तरीका आपको बताया गया उसके हिसाब से। ये जो कॉलम है पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये रफ अमाउंट है, फेयर अमाउंट है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक्टिविटीज मैंने बताया था, तो यहां 2 एक्टिविटीज आपका होगा। पहला होगा कैश फ्लो या यूज, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फ्लो भी हो सकता है, यूज भी हो सकता है, फ्रॉम। यहां आपको लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इसको अंडरलाइन कर देना है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले आपको क्या हम बताए थे, यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उठाइएगा। तो देखिए यहां पर आपको टिक लगा दे रहे हैं, पीएल अकाउंट है, 30,000 था, हो गया कितना 50,000, तो आपका 20,000 का प्रॉफिट हुआ। आप अगर चाहें तो यहाँ पर क्लियर करके भी दिखा सकते हैं। 50,000 और 30,000 का जो डिफरेंस है आपका कितना हो गया, 50,000, 30,000 और 30,000 और 20,000, तो कितना का डिफरेंस आया आपका 20,000 का। तो 20,000 आपका पॉजिटिव में आया। अगर उल्टा होता तो निगेटिव में आ जाता। इसके बाद आपको क्या बताए थे हम, रिजर्व फंड देखने के लिए। रिजर्व फंड देखिए आपका क्या है, यहाँ रिजर्व फंड आपका यहाँ पर 10,000 था और यहाँ पर हो गया आपका 12,000 बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांसफर
ऑफ रिजर्व फंड। तो कितना ट्रांसफर हुआ रिजर्व फंड में? तो दोनों का डिफरेंस आपका 2000 हुआ। उसके बाद गुडविल और प्रीलिमिनरी देखने बताए थे आपको। गुडविल आपका 15 था, 12 हो गया, और ये 10 था और 9 हो गया। तो यहां लिखिएगा गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल जब माइनस होता है तो गुडविल रिटर्न ऑफ, इसको हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। तो गुडविल आपका 15,000 था और 12,000 हो गया, तो 3,000 रुपए का गुडविल घटा है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10 था, 9 हो गया। तो यहां पर शॉर्ट में आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख करके इसको भी रिटर्न ऑफ लिखिएगा। ये आपका 1,000 हुआ। तो आपका ये आइटम हो गया, ये हो गया, और यहां पर रिजर्व फंड का काम भी हो गया। अब ऑपरेटिंग में इंक्रीज डिक्रीज वाला आपको बताए थे, याद होगा कि बताए थे करेंट एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो उसको माइनस करना है, और अगर डिक्रीज करना है तो प्लस करना। और करेंट लायबिलिटीज में क्या बताए थे कि अगर इंक्रीज करना है तो प्लस, और डिक्रीज होता है तो माइनस। इसका सीधा होता है और इसका उल्टा होता है। तो पहले करंट एसेट्स को लेते हैं। करंट एसेट्स में आप देखिए, ऐसे तो कैश बैंक ये भी करंट एसेट्स है, लेकिन इस चैप्टर में इसको स्पेशल जगह में रखा गया, इसलिए करंट एसेट्स इस चैप्टर में कौन सा होगा? आपका डेटर और स्टॉक करंट एसेट्स। पहले डेटर को देखते हैं। डेटर 30,000 था और हो गया 25,000। तो डेटर करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स यहाँ पर 30 से 25 हो गया, मतलब माइनस हो रहा है, घट रहा है। तो घट रहा है तो क्या करने बोले थे? प्लस। तो यहां हो जाएगा एड डिक्रीज इन डेटर। डेटर डिक्रीज कर रहा है, तो कितना डिक्रीज कर रहा है? डेटर आपका 30,000 था और हो गया 25,000, तो 5,000 रुपया डिक्रीज कर रहा है। तो एड में आ गया। और स्टॉक देखिए, स्टॉक आपका 20,000 था और 24,000 हो गया, तो ये 4,000 इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन स्टॉक 4,000। तो ये लेस आइटम है, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। तो करंट एसेट्स का हमने काम कर लिया। करंट लायबिलिटीज में भी दो आइटम देखिए यहाँ पर है, क्रेडिटर और बीपी करंट लायबिलिटीज होता है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख देते हैं करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पर समझाने के लिए लिख देते हैं इन दोनों को लिए करंट एसेट्स। ठीक है। तो करंट लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर देखिए 20,000 था, 25,000 हो गया। तो क्रेडिटर तो बढ़ा है मेरा, तो लायबिलिटीज बढ़ने पर क्या करते थे? प्लस करते थे। तो यहाँ लिखेंगे एड, यहां लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। इंक्रीज इन क्रेडिटर, ये क्रेडिटर आपका कितना हो गया? 5,000 इंक्रीज किया है। अब बीपी भी करंट लायबिलिटीज है, आपका 5,000 था और 2,000 हो गया, तो 3,000 डिक्रीज किया है। तो यहां लिखेंगे लेस डिक्रीज इन बीपी। बीपी करंट लायबिलिटीज है, और करंट लायबिलिटीज आपका 5,000 से 2,000 हो गया, तो 3,000 डिक्रीज किया, तो लेस में गया। इतना काम हमने कर लिया। फिर आपको एक चीज हमने बताया था कि टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स ऑपरेटिंग में ही जाता है, परंतु क्लोजिंग को जोड़ना है आपको। यहां लिखेंगे एड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्लोजिंग वाला। तो क्लोजिंग वाला कितना था आपका? 8,000 था, और ओपनिंग वाला बताए थे कि लास्ट में भी आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन आप भूल न जाए इसलिए आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं लेस। यहाँ पर फिर लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन वाला? ओपनिंग वाला माइनस कर देते हैं। यहाँ पर कितना है? 5,000 है, तो 5,000 माइनस कर दीजिए। तो ये आपका बाहर में कितना गया? 3,000। ठीक है। और प्रपोज डिविडेंड में क्लोजिंग प्लस होगा, तो यहां पर लिखिएगा एड प्रपोज्ड डिविडेंड। क्लोजिंग कितना था प्रपोज डिविडेंड का? 12,000 था, तो 12,000 यहां आ जाएगा। लेकिन इसका जो ओपनिंग है ना, इसको याद रखिएगा। इसको ये जो ओपनिंग वाला है प्रपोज डिविडेंड का, ये माइनस होगा। जैसे यहां पर ओपनिंग माइनस हुआ, तो ये भी माइनस होगा, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में याद रखिएगा। और जब फाइनेंसिंग का काम करेंगे तो आपको याद दिलाना है बस। अब इससे ज्यादा और कुछ यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसमें नहीं है, तो अब इसको बाहर ले जाना है हमको। तो जोड़िए 20, 2, 22, 3, 25, 1, 26, 26 और 5, 31, 31 और 5, 36, 36, 3, 39, 39, और यहां पर कितना हो गया? 41, 10, 51, 51,000 आपका
आ रहा है और माइनस में आपका 2 ही आइटम है, 4 और 3 7,000। तो 51 में 7 गया तो 44,000, यानी आपका बाहर गया 44,000। तो इसको आपको लिखना है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए नेट कैश फ्लो यहां लिखाया है, यूज नहीं लिखाया है क्योंकि ये प्लस में आया है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लिया जाए। 22, 23, 25, 26, 31, एकदम सही है। अब आइए यहां पर लेते हैं बी नंबर। यहां लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको अंडरलाइन कर दिए। अब इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, 2 ही आइटम बताए थे, जैसे प्लांट देखिए और ये फिक्स एसेट्स, यही तो 2 है ना, ये फिक्स एसेट्स है। आपको अगर जानकारी के लिए यहां पर लिख भी दे रहे हैं। तो यहाँ प्लांट 40 था और 82 हो गया, तो प्लांट का वैल्यू बढ़ने का मतलब आप परचेज किए होंगे तो पैसा गया होगा, तो ये लेस में आएगा। लेस यहाँ आपको लिखना है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना परचेज किए होंगे, 40 और 82 हो गया, तो 42,000 का परचेज किए होंगे, तो ये 42,000 आपका माइनस आइटम आ गया। अब लैंड बिल्डिंग देखिए आपका 53,000 था और 52,000 हो गया, तो जरूर 1,000 का बेचे होंगे, तो यहां पर एड हो जाएगा, ये एड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू या तो डिप्रिसिएशन से घटता है या सेल किए होंगे, तो इसको सेल ही मानेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ दिया नहीं। तो 1,000 रुपया ये प्लस आइटम आ गया मेरा, क्योंकि 53 का था अब 52 हो गया, तो 1,000 का बीच में घटा तो प्लस की बेचे होंगे। अब थोड़ा जगह लेकर के अब देखिए 42 माइनस और 1 प्लस है, तो आपका 41,000 यहाँ माइनस ही जा रहा है बाहर, तो माइनस जाता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, नेट कैश, माइनस में यूज्ड लिखते हैं, यहाँ फ्लो नहीं लिखते हैं, यूज हुआ है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ये वाला आंसर आ गया। अब यहां आएंगे हम लोग सी नंबर और यहां लिखेंगे कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसको देखिए अच्छा से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, देखिए ये दोनों आएगा, शेयर कैपिटल लोन और एक यहाँ डिवेंचर है, बस इतना ही आता है। तो शेयर कैपिटल देखिए 1 लाख था और हो गया आपका 1,20,000, इसका मतलब आप शेयर इशू किए होंगे तो एड में जाएगा और लिखाएगा एड इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना ऐड किए होंगे, 20,000 का शेयर कैपिटल आप इशू किए होंगे। इसके बाद लोन आपका 60,000 था और हो गया 50,000, तो लोन घट गया, इसका मतलब पेमेंट किए होंगे लोन, तो लेस कीजिएगा, यहां लिखिएगा पेमेंट ऑफ लोन। 10,000 का पेमेंट आप किए होंगे, माइनस में चला आया। इसके बाद आइए एक और था 9% डिवेंचर, ये 10,000 था और हो गया 9,000, तो जरूर इसको भी 1,000 पेमेंट किए होंगे, तो यहां पर ये भी लेस में जाएगा। लेस पेमेंट की जगह पर डिवेंचर में रिडम्पशन लिखते हैं हम लोग, पेमेंट भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, रिडम्पशन ऑफ 9% डिवेंचर्स। तो 10,000 था हो गया 9,000, तो जरूर 1,000 का रिडम्पशन किए होंगे, तो 1,000 माइनस में चला आया। यहां तक आप समझ गए। अब इसमें भी जगह लेकर के इसको भी बाहर ले जाइए आप। अब इसको मिटा देते हैं इतना। अब देखिए यहां पर 20,000 प्लस है और 10 एक 11,000 माइनस है, तो हमारा प्लस वाला ही बड़ा हो रहा है 9,000। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग नेट कैश फ्लो हो रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब फ्लो हो रहा है, फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी तक कितना टोटल हुआ, तो प्लस में मेरा 44 और 9 कितना होता है 53,000, 53,000
और इसमें 41,000 मेरा माइनस मार्किंग आ रहा है, तो 000 यहाँ पर हो गया 2, यहाँ हो गया 12,000। आपका 53,000 में 41,000 गया तो 12,000 आया। अभी भी प्लस ही आ रहा है, तो यहां पर लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश, नेट इंक्रीज इन कैश, यहां पर आ गए। इतना आने के बाद अब यहां पर आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर आपको इसका काम कर देना, एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग लिख देते हैं। अब बिगिनिंग में क्या कीजिएगा, देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था 35,000, बैंक ओपनिंग बैलेंस कितना था 25,000 और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का 20,000। तो यहां पर लिखिएगा 35,000 प्लस कितना था 25,000 बैंक वाला और प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाला ओपनिंग आपका था 20,000। और बैंक ओडी यहां पर देख रहे हैं, ये भी तो इसी के जाति का है ना। ये कितना है, ओपनिंग वाला लीजिएगा, क्लोजिंग वाला नहीं, सबका ओपनिंग ले रहे हैं 5,000। ये 5,000 आपका माइनस आइटम चला जाएगा, लाइबिलिटी है। तो 35 और 20 60 और 20 80, 80 में से 5 माइनस कर दीजिए 75,000। ये 75,000 आपका आ गया। अब इस 75,000 को जब आप प्लस कीजिएगा ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग के बराबर आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए प्लस कीजिए 0 0 0 5 2 7 और 7 1 8, 87,000 आपका यहां आना चाहिए। यहां आंसर में लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ द ईयर। अब यहां एंड लिखे, अब एंड वाला चेक कर लीजिए आप। मतलब अगर क्वेश्चन नहीं भी बनाए ना, तो आप कैश का, बैंक का, शॉर्ट टर्म का जो क्लोजिंग आइटम है, ये सब सभी क्लोजिंग को आप एक साथ जोड़ करके इसमें बैंक ओडी वाला जो क्लोजिंग था आपका, इसको माइनस कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। जोड़ के दिखा देते हैं आपको। ये 40,000 है कैश, देख लीजिए एक बार आप। देखिए कैश आपका कितना था, कैश आपका 40,000, बैंक 22,000 और शॉर्ट टर्म 30,000। तो 40,000 प्लस 22,000 और प्लस 30,000, यहां तक समझ गए। अब बैंक ओडी देख लीजिए, बैंक ओडी का ओपनिंग 5,000 जोड़े थे, क्लोजिंग घटाना 8,000, 8,000 घटाइए। इतना करने के बाद ये वाला आंसर आपका मैच करना चाहिए। आइए चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं ना। 22 और 8 कितना होता है 62, 62 और 30 92,000। अब 92,000 में 22 20 62 30 8,000 घटा दीजिए। एक आइटम और माइनस होना था यहां पर, याद है आप, आपने याद नहीं दिलाए, प्रपोज डिविडेंड का 3,000 माइनस होना था ना। देखिए यहां पर गलती हो गया, आपको यहां पर याद दिलाना था 3,000 माइनस होना था। तो कहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहां था, यहां। तो यहां पर आपको एक आइटम और माइनस करना था। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, यहां लिखेंगे लेस प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग 3,000 और माइनस होना था ना। तो 3,000 जब और माइनस होता तो यहां पर देखिए 20,000 में 10,000 गया है, तो 10,000 में ये 3 और 1 4,000 माइनस होते हैं, 6,000 आता। अब जब यहां 6,000 आता तो यहां भी आपका जो प्लस 12,000 आया था, ये तो 9,000 आता प्लस। अब यहां जब 9,000 प्लस आता तो यहां पर कितना हो जाता आपका 84,000 हो जाता। अब देखिए यहां पर देखिए भी चेक हो गया ना, आपका आंसर कितना आना चाहिए, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, क्लोजिंग शॉर्ट टर्म को जोड़ के और क्लोजिंग बैंक ओडी घटाए। देखिए अब आपका 92 में 8 घटाइए, कितना हो गया 84,000। तो देखिए मैच आ गया। अब हम कैसे पकड़े कि कहीं गलती हुआ है, क्योंकि देखिए यही आंसर आता है हमेशा, कैश का, बैंक का, शॉर्ट टर्म का क्लोजिंग को जोड़ के आप ओपनिंग माइनस कीजिएगा बैंक ओडी वाला क्लोजिंग, तो आपका वही आंसर आएगा। तो देखिए ये मैच नहीं कर रहा था, तो समझ गए 3,000 कहीं मिस्टेक था। तो यहाँ अच्छा बात हम लोगों ने लिख लिया था कि प्रपोज डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करना। देखिए मिल जाएगा बड़ी।
तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा और नहीं मैच करेगा ना, तो जान जाइएगा कहीं ना कहीं कोई आइटम छूटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपका ये यहाँ पर सब कुछ एकदम आराम से बन गया। तो यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता इसमें।